हाँ देखो, सॉल्ट एनालिसिस में क्या है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। बट पिछले 4-5 साल से जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो इसी चार्ट से हो जा रहा है, कैटाइन का। ठीक है, एक एनाइन का एनालिसिस होता है, एक चार्ट एनाइन का होता है, एक कैटाइन का होता है। ठीक है, तो कैटाइन का एनालिसिस में देखो, कैटाइन के एनालिसिस को 6 ग्रुप्स में कन्वर्ट करा, मतलब डिवाइड करा गया है। बेसिकली 5 स्टैंडर्ड ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है ग्रुप 1। जैसे अगर हमें कैटाइन का एनालिसिस करना होगा तो उस सैंपल में ऑब्वियस सी बात है कैटाइन होगा, जिसका आपको एस्टिमेट करना होगा कि कौन सा कैटाइन है। क्लियर है, कौन सा कैटाइन है ये क्लियर होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जो सॉल्ट है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको पानी में डिजोल्व करेंगे, कोल्ड वाटर में, मतलब नॉर्मल वाटर में। डिजोल्व हो जाएगा अगर तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसको गर्म करते हैं। अदरवाइज फिर सोडा एक्सट्रैक्ट में गर्म करते हैं और वो डिजोल्व हो जाता है। एक बार जब डिजोल्व हो जाता है तो सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं ग्रुप 1 रेडिकल्स, एंड द ग्रुप रिएजेंट इज डाइल्यूट HCl, Ag प्लस Hg22 प्लस Pb2 प्लस। इसको याद करने का तरीका होता है आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात। और होगा में याद रखना मर्क्यूरस आयन होता है। और डाइल्यूट HCl के साथ दीज आर द 3 क्लोराइड्स जो अपने सिलेबस में है, उनका प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, मतलब डाइल्यूट HCl है, क्लोराइड आयन की क्वांटिटी कम होगी वहां पे, तो सिर्फ वही रेडिकल्स प्रेसिपिटेट आउट होंगे जिनका KSP काफी लो होगा। तो याद रखना जो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनते हैं वो आपके तीनों व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं ग्रुप 1 में। तो ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट क्या है, HCl। रेडिकल्स क्या होंगे, आज होगा प्रभात, याद रखने का तरीका। एंड प्रेसिपिटेट्स होंगे इनके क्लोराइड्स के, एंड ऑल आर व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये बात क्लियर है बेटा सबको। नाउ व्हेन वी विल मूव टू ग्रुप सेकंड, तो उसमें ग्रुप रिएजेंट, जब आपको यहाँ पे प्रेसिपिटेट अगर मिल गया तो फिर तो हम इसका टेस्टिंग करने लगेंगे, फिर तो इंटरनली हम ये देखने लगेंगे कि अब ये है, ये है या ये है। तो उसके कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, अभी अपन देखेंगे। ग्रुप 2 रिएजेंट जो होंगे उसमें अगर HCl में प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो वी विल पुट H2S। अब बेटा होता क्या है, आपको ये अच्छे से मालूम है, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जो क्लोराइड्स थे वो सिर्फ 7 और 8, 7 अपन ने तब देखे थे, याद है। 7 क्लोराइड्स वाटर इनसॉल्युबल थे, रेस्ट ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल। उसमें एक और ऐड कर सकते हो, कौन सा वाला, उसमें आप ऐड कर सकते हो TlCl। TlCl इज इट इज soluble when it is hot, and insoluble water में, सॉरी कोल्ड वाटर में वो क्या होगा आपका, insoluble होगा। So we can add TlCl also in our chart according to the क्वेश्चन जो अपन ने लास्ट पेपर में जो अभी क्वेश्चन था। TlCl कोल्ड वाटर में सॉल्युबल, इनसॉल्युबल होगा और हॉट वाटर में सॉल्युबल होगा। हालांकि रूम टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है, तो वो जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम करा था वो करना नहीं चाहिए। ठीक है, आइडियली गलत है। ठीक है, बट फिर भी बहुत कम सॉल्युबिलिटी है, इसलिए दैट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। तो इनके तो बेटा बहुत कम प्रेसिपिटेशन होता है। जबकि सल्फाइड्स अगर आप देखोगे तो सल्फाइड्स का तो एल्किली मेटल छोड़ दो, बाकी सब सल्फाइड्स क्या है, अमोनियम और एल्किली मेटल को छोड़ के बाकी सारे सल्फाइड्स का प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पे तो बहुत सारा प्रेसिपिटेशन होगा। इसलिए सल्फाइड अगर आप देखोगे तो जो अकेला H2S होता है उसमें सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, और वो बहुत कम होने के बाद भी उसमें HCl डाल दिया। So now dissociation of H2S will be suppressed. तो इन दिस कंडीशन जो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो एक्सट्रीमली लो होगा। ये बात क्लियर है बेटा। तो सिर्फ वो प्रेसिपिटेट बनेंगे जिनका KSP एक्सट्रीमली लो है। और याद करने का तरीका, एक सेकेंडरी ग्रुप होता है और एक 2B। इसको दो ग्रुप में इसलिए डिफरेंशिएट करा बिकॉज बेटा ग्रुप में 9-10 एलिमेंट रखना, फिर उनको इंटरनली चेक करना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जस्ट फॉर द कि अपन को
इजिली अपन पिक कर पाए। तो होगा पंजाब में कोई कैदी बीमार। अब देखो होगा, वहां मर्क्यूरस हो गया, यहाँ मरकरी है, मर्क्यूरिक है, और पीवी दोनों में सेम है। तो होगा पंजाब में कोई कैदी बीमार, Hg2+ Pb2+ Cu2+ Cd2+ Bi3+। होगा पंजाब में कोई कैदी बीमार। इसमें बेटा इनके सल्फाइड्स का प्रेसिपिटेट होता है। ऑल आर ब्लैक सल्फाइड्स एक्सेप्ट CdS। CdS का प्रेसिपिटेट येलो कलर का होता है, रेस्ट ऑल आर ब्लैक। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और याद करने का तरीका क्या है, होगा पंजाब में कोई कैदी बीमार। होगा मतलब Hg2+, पंजाब मतलब Pb2+, कोई मतलब Cu2+, कैदी मतलब Cd2+, और बीमार मतलब Bi3+। ऑल आर ब्लैक एक्सेप्ट CdS। नेक्स्ट, इसको 2b में जो ग्रुप में डिवाइड करा गया है उसके पीछे देखो दो रीजन है। 2a 2b को डिफरेंशिएट करने के दो रीजन है। आर्सेनिक 3+, आज, अब आज मतलब Ag तो हो गया है, तो अब ASC होगा। सब टिन टिन, या आज सब टन टन, या आज सब सन्नाटा सन्नाटा। तो AS3+, Sb3+, Sn2+, Sn4+। आज सब टिन टिन, मतलब टिन के दोनों वैलेंसीज हैं। और याद रखना इसमें मोस्टली ब्लैक थे और इसमें एक भी ब्लैक नहीं है। और यहाँ पे अदर देन ब्लैक कौन सा था, येलो। सो वी विल स्टार्ट हियर फ्रॉम येलो एंड विल एंड एट येलो, मतलब येलो से शुरू होगा, येलो पे फिनिश होगा। तो ये याद हो जाएगा हमें। इसमें जो एक्स्ट्रा कलर है CdS का, उसी से यहाँ शुरू होगा और यहीं पे उसी पे खत्म होगा। और जो Sb होता है उसका ऑरेंज कलर होता है और SNS ब्राउन होता है। तो याद रखना इसमें एक भी ब्लैक नहीं, इसमें एक भी ब्लैक नहीं है। अब देखो 2a और 2b को डिफरेंशिएट करने का एक और तरीका होता है। एक सॉल्वेंट होता है, एक रिएजेंट होता है लैब में, येलो अमोनियम सल्फाइड। क्या होता है, येलो अमोनियम सल्फाइड। तो जो A होता है, जो 2a होंगे वो येलो अमोनियम सल्फाइड में नॉट सॉल्युबल होंगे, और जो 2b होंगे वो येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होंगे। सो वी कैन डिफरेंशिएट बाय टू मेथड। वन वाई इज कलर। अब अगर मान लो थोड़ा सा ब्लैक कलर्ड अगर आते हैं तो 2a होने के चांसेस हैं, और अगर नॉन ब्लैक कलर आ रहे हैं तो फिर 2b होने के चांसेस हैं। एक्सेप्शन इज CdS। ठीक है, तो इसलिए कलर देख के आप क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से नहीं बोल सकते हो कि वो क्या होगा। बट यस, इफ ब्लैक आ गया इट मीन्स वो 2a है। अगर वो ऑरेंज आ गया तो भी 2b है, ब्राउन आ गया तो भी 2b है। येलो और येलो, ठीक है, येलो में चेक करना पड़ेगा। सो वी विल यूज YAS, येलो अमोनियम सल्फाइड। ये जो सल्फाइड्स होते हैं बेटा, इनका YAS में रिएक्शन कराने पर हायर डिग्री के सल्फाइड्स बन के वो सॉल्युबल हो जाता है, और ये सब येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात। इसको आप ऐसे याद करने का देखो एक तरीका दिया रहता है बुक्स में, ANS, A नॉट सॉल्युबल, B सॉल्युबल। तो क्लियर है, इसको ऐसे लिखा रहता है। ऐश्वर्या, A का मतलब ऐश्वर्या, नहीं सुधार मतलब NS, नहीं का N, सुधार का S, पाई बिगड़े सलमान को मतलब BS। ऐश्वर्या नहीं सुधार पाई बिगड़े सलमान को, ANS, A not soluble, B soluble in YAS। So this can be the differentiation। तो मोस्टली हमें कलर पता चल गया है, दोनों को डिफरेंशिएट हमने कर लिया है, और डिफरेंशिएट करने का तरीका 2a जो प्रेसिपिटेट्स होंगे, 2a precipitates are not soluble in YAS but 2b precipitates are soluble। अब अगर यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम इंटरनली इनका भी टेस्टिंग करेंगे। बट अगर नहीं मिलता है देन वी विल हैव टू मूव टू अनदर ग्रुप एंड दैट इज ग्रुप 3। ग्रुप 3 में बेटा जो रिएजेंट होता है NH4OH प्लस NH4Cl। देखो NH4OH इज अ वीक बेस, वीक बेस है, NH4Cl डालते हैं सो दैट यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन लो हो। तो ऐसे ही हाइड्रोक्साइड
प्रेसिपिटेट हों जिनका KSP काफी कम होता है, तो वो होते हैं फेक कर आलू। फेक कर आलू, फेक मतलब Fe, कर मतलब Cr, आलू मतलब Al, फेक कर आलू। और तीनों में हाइड्रोक्साइड का बेहतरीन इसमें प्रेसिपिटेट बनता है। और फेक कर आलू बुरा गुजरा वक्त, याद रखना, बुरा मतलब ब्राउन, गुजरा मतलब ग्रीन, और वक्त मतलब व्हाइट। आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट देखा भी होगा। तो फेक कर आलू बुरा गुजरा वक्त, अगर यहाँ प्रेसिपिटेशन हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ वी विल मूव फॉर अनदर ग्रुप। देन ग्रुप 4 में अब ये अपन कल ही देख चुके हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl, उसी रिएजेंट में H2S डाल दिया। तो अब बेसिकली यहाँ पे मीडियम कैसा है, बेहतरीन बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम में H2S रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा, और अगर H2S सॉल्ट के फॉर्म में होगा तो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई होगा। अब जो एस्टिमेट अपन कर चुके हैं वो तो पीछे छूट जाएंगे, आगे जो नए मिलेंगे उनको याद करने का तरीका है निको मंजन। निको NiCO, मंजन MnZn। निको मंजन इज योर फोर्थ ग्रुप, और इसमें भी सल्फाइड्स के प्रेसिपिटेट्स आएंगे। अच्छा, अब ये बात तो बेटा 100% श्योर है कि जो निको मंजन होंगे उनका जो KSP होगा वो प्रीवियस KSP से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इनका KSP ज्यादा होगा, ये हायर KSP वाले होंगे। और वहां पे जो सेकंड ग्रुप में प्रेसिपिटेट हुए हैं वो लोअर KSP वाले। निको मंजन, अब मंजन करके ऑफिस ही जाते हैं लोग, तो बाराक पहुंचे व्हाइट हाउस। बाराक पहुंचे व्हाइट हाउस, बाराक मतलब ब्लैक, ये शुरू के दोनों ब्लैक हैं, पहुंचे मतलब पिंक और बफ कलर्ड, व्हाइट हाउस मतलब व्हाइट। तो निको मंजन करके बाराक पहुंचे व्हाइट हाउस, फेंक कर आलू बुरा गुजरा वक्त। तो इस तरीके से आपको कलर, अब यहाँ पे नॉन ब्लैक कलर कितने हैं, MnS एंड ZnS। तो बेसिकली मैंने आपको नॉन ब्लैक कलर कितने बताए, एक CDS बताया, एक AS2S3 बताया, Sb2S3, SNS, SNS2, MnS एंड ZnS। So these are 7 सल्फाइड्स जो कि नॉन ब्लैक हैं, जिनका कलर ब्लैक नहीं है। और इसके अलावा अगर बेटा कोई कलर आता है सल्फाइड का, सो वी विल गो विद ब्लैक वन। जैसे अगर आपसे पूछा जाए Ag2S, PS ब्लैक, तो जो भी अदर देन दीज है एक तो पूछे नहीं जाएंगे, और अगर पूछे जाएंगे तो मोस्टली सल्फाइड्स आपके कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। ग्रुप 4 के बाद अगर प्रेसिपिटेशन मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो वी विल मूव फॉर ग्रुप 5। और इसमें अमोनियम कार्बोनेट के साथ अमोनियम क्लोराइड रखते हैं सो दैट कंट्रोल्ड कार्बोनेट आयन रहे, और इसमें सिर्फ वो प्रेसिपिटेट आउट होंगे जिनका KSP। तो इसमें 3 एलिमेंट रखे हुए हैं, याद रखने का तरीका, बाटा सू कंपनी, बाटा सू कंपनी, BaSrCa, इनमें तीनों में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है कार्बोनेट का, अगर बन जाता है तो ये होंगे, अदरवाइज फिर हम सबका पर्सनल टेस्टिंग करते हैं। हाँ, अमोनियम का टेस्ट करने के लिए आप उसमें क्या कर दोगे, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो। स्ट्रॉन्ग बेस डालने से आपको अमोनिकल स्मेल आने लगेगा, अमोनिया का स्मेल आने लगेगा। तो ये आप अमोनियम का है, इसी तरीके से तरह मैग्नीशियम का करेंगे, वो इंडिविजुअली हम टेस्ट करेंगे। बेटा ये पूरी बात समझ आ गई आपने, बहुत लोगों में ये पहले भी आप देख चुके होंगे, बट इसमें कोई तकलीफ किसी को? देखो ये जो चार्ट में कलर दिए हुए हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो चार्ट में कलर दिए हुए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। जेईई एडवांस में 2014 में क्वेश्चन भी था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स आर ब्लैक इन कलर, और उसमें 10 से 12 सल्फाइड्स दिए थे, ठीक है, 10 से 12 सल्फाइड्स दिए थे। एक तो सारे सल्फाइड्स पता बेटा इसी टेबल में जो लिखे हैं ना वो थे, सारे सल्फाइड्स जो इसी टेबल में है वो थे, ठीक है, और उसमें एक एक्स्ट्रा Ag2S और दिया था। तो अदर देन दीज सल्फाइड्स क्या होंगे, मोस्टली ब्लैक होंगे। अगर एक ऐसा प्रेसिपिटेट सल्फाइड का जो हमें नहीं पता, हमें देखो अगर वो नॉन ब्लैक होगा तो हमें पता लग गया है, सो दीज आर द नॉन ब्लैक विच आर इन अवर सिलेबस। इसके अलावा अगर कोई आता है वी विल टेक ब्लैक। क्लियर है बेटा? सर ग्रुप 3 में, हाँ सर ग्रुप 3 में Fe+2 भी आएगा ना? नहीं बेटा, Fe+2 जो होता है ना उसको Fe+3 में ही
हम कन्वर्ट करके उसको एस्टिमेट करते हैं। हम Fe2+ को नहीं चेक कर पाते हैं, मतलब Okay, sir. उसको ग्रुप रेडिकल्स में रखा ही नहीं गया। Okay, sir. बेटा कोई डाउट इसमें किसी को? तो क्या था, आज होगा प्रभात। इसमें डाइल्यूट HCl डालने पर क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है तीनों का, AgCl, Hg2Cl2 एंड PbCl2। सेकंड ग्रुप क्या था, होगा पंजाब में कोई कैदी बीमार, मर्क्यूरिक आयन, Pb2+ आयन, कॉपर आयन, Cd2+ आयन, Bi3+ आयन। होगा पंजाब में कोई कैदी बीमार। ऑल प्रेसिपिटेट्स विल बी सल्फाइड्स, ब्लैक होंगे CDS को छोड़ के। ग्रुप रिएजेंट होगा डाइल्यूट HCl प्लस H2S। 2B में जो होगा आज सब 10 तो AS3+ Sb3+, AS3+, Sb3+, SN2+, SN4+। इसमें एक भी ब्लैक नहीं होगा, येलो से शुरू होगा, येलो पे खत्म होगा। जो Sb वाला है वो ऑरेंज होगा, SNS ब्राउन होगा। क्लियर है बेटा ये बात? किसी ने ये क्वेश्चन देखा जो जेई प्रीवियस ईयर में अगर देखा हो आपने, तो जेई ने इसमें पता एक जो क्वेश्चन दिया था, आप एक बार चेक करना, उसके 2 आंसर दिए थे, ठीक है। मतलब पहले कुछ आंसर दिया था, फिर बच्चों ने क्लेम करा तो सेकंड आंसर करा था। एक बार आप इसको देख लेना जरूर, मतलब आपका क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा इससे। अच्छा, एनाइन का चार्ट आपको पता है या बता दूं जल्दी से वो भी? देखो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, देखो एनाइन का एनालिसिस याद रखना, SST नहीं आता काम। शायद ये मैंने बता दिया है आपको, है ना? ये सर लेक्चर अपन ले चुके हैं ना। ये हो जाएगा सल्फाइड, ये सल्फाइड, ये थायोसल्फेट, ये नाइट्राइट, ये एसीटेट, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये कहलाता है डाइल्यूट एसिड ग्रुप, डाइल्यूट एसिड ग्रुप। मतलब ये ऐसे रेडिकल्स हैं बेटा जिनमें आप डाइल्यूट एसिड डालोगे तो वोलेटाइल कंपाउंड बन जाता है। इसमें कौन सा बनेगा, H2S। इसमें कौन सा बनेगा, SO2। इसमें कौन सा बनेगा, SO2 प्लस इसमें सल्फर का PPT भी आता है। इसमें कौन सा बनेगा, NO2। इसमें विनेगर लाइक स्मेल, वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड। इसमें CO2। ये तो मालूम है अपन को। बोलो बेटा, मैंने कभी आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो सबसे ज्यादा एक एक लाइन है वो बताई क्या कभी? देखो ये जो गैस होता है बेटा CO2, ये होता है कलरलेस एंड अडरलेस, ठीक है। जो CO2 है वो कलरलेस अडरलेस होता है। H2S कलरलेस है, ठीक है। एंड इसका जो स्मेल होता है वो होता है रॉटन एग स्मेल। क्लियर है बेटा? रॉटन एग स्मेल होता है। SO2 दिस इज ऑल्सो कलरलेस बेटा, बट इसका जो अडर होता है वो सफोकेटिंग अडर होता है, सफोकेटिंग अडर, ठीक है। एंड बर्निंग सेंस ऑफ सल्फर, जैसे सल्फर बर्न कर रहा हो ऐसा फील आता है, बिकॉज सल्फर जब बर्न करता है तो SO2 ही बनता है। क्लियर है? और ये तो वही सेम है। NO2 मालूम है क्या आपको? NO2 होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है, और पंजेंट स्मेलिंग।
और इसका क्या आएगा, विनेगर लाइक स्मेल। और ये अल्कोहल के कांटेक्ट में आके कैसा स्मेल देने लगेगा, बोलो, फ्रूटी स्मेल। क्लियर है? बोलो बेटा, ये बात समझ आ गई सबको? मैं बता रहा हूं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइन सेंटेंसेस अबाउट ऑल द गैसेस। बोलो, यहां तक कोई तकलीफ बेटा? नहीं सर समझा। नहीं सर समझा। सेकंड होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में याद रखना, CBI ने पकड़े ऑक्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड ऑक्सलेट। ठीक है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालने पे HCl निकलता है, यहाँ Br2, यहाँ I2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे CO प्लस CO। क्लियर है बेटा? HCl के बारे में बताओ जरा एक दो लाइन। एक काम करो, आप सॉल्ट एनालिसिस के जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं वो ओपन करो। सॉल्ट एनालिसिस के जो मैंने नोट्स भेजे हैं वो आप ओपन करो, एनाइन वाले। देखो, जो CBI ने पकड़े ऑक्स हैं उसमें पकड़े सिर्फ फिट करने के लिए, C मतलब क्लोराइड, B मतलब ब्रोमाइड, I मतलब आयोडाइड, ने मतलब नाइट्रेट और ऑक्स मतलब ऑक्सलेट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालेंगे तो ये क्लोराइड आयन HCl ही बनाता है बेटा। हाँ, इसमें ये अलग बात है कि अगर आप MnO2 डाल दोगे, MnO2 अगर बेटा डाल दोगे तो फिर MnO2 किस में कन्वर्ट कर देता है इसको, Cl2 में, और खुद ये MnCl2 में चला जाता है। तो ये +4 से +2 में जाता है और क्लोराइड को ऑक्सीडाइज। सो इफ यू वांट HCl देन आप MnO2 मत डालो, और वहां पे जो इंटेंसिटी होगी क्लोराइड की वो बहुत कम होगी, बट द इंटेंसिटी ऑफ क्लोराइड कैन बी इनहेंस्ड बाय MnO2। अच्छा, अब बताओ क्लोरीन के बारे में बताओ, क्या कलर होता है क्लोरीन का? कलर बताओ। ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो। और ये भी पंजेंट स्मेल होगा, है ना? ठीक है, अब देखो जरा, इनमें जो होता है ना Br2I2 ऑटोमेटिकली बन जाता है, बट स्टिल इफ यू वांट टू इंक्रीज द डेंसिटी और फ्यूम्स ऑफ दिस वोलेटाइल सब्सटेंस, देन इनमें भी हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा, MnO2। तो ये MnO2 का रोल समझ आया। प्लस NO2 रेडिश ब्राउन, CO प्लस CO2, CO2 का तो वही है, कलरलेस, अडरलेस। और बेटा तीसरा ग्रुप होता है स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप जिसमें क्या याद रखना था हमें, BSF पुलिस। इसमें बोरेट, मैंने बोरेट का टेस्ट आपको एक दिन बताया था, सल्फेट के टेस्ट बताए थे, फ्लोराइड का टेस्ट अपने सिलेबस में नहीं है, और फॉस्फेट के टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट हमें करने पड़ेंगे। ये ऐसे ग्रुप होते हैं बेटा जो ना तो डाइल्यूट एसिड में वोलेटाइल डायरेक्ट सब्सटेंस देंगे, ना कॉन्सेंट्रेटेड में। ठीक है, तो इस तरीके का ये चार्ट है आपका किसका, एनाइन का। तो ये कैटाइन और एनाइन, ये कैटाइन और एनाइन के चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ, जो मैंने नोट्स भेजे हैं, ठीक है, तरीका क्या होता है। देखो, ये 50% क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ इसी चार्ट से आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने कैटाइन और एनाइन का बताया। बट ऑब्वियस सी बात है यार, ये सफिशिएंट नहीं है। तो अब एक्चुअली में इसका जो सही स्टडी होता है वो क्या होता है, जैसे आप इसमें सबसे पहले कहाँ मूव करोगे, ग्रुप 1 में। तो ग्रुप 1 में पहले आप लो सल्फाइड। तो सल्फाइड के बारे में 10 लाइन मैंने लिखी हुई है, अगर आप देखोगे तो देयर आर 7 to 8 टेस्ट ऑफ सल्फाइड्स। ठीक है, उसके बाद कार्बोनेट के 7 to 8 टेस्ट। तो इस तरीके से हमारे जो सिलेबस में है,
वो लगभग 10 से 12 एसिडिक रेडिकल है। तो उन 12 रेडिकल्स के लिए आपको 10 से 12 टेस्ट करने होते हैं। तो टोटल लगभग 100 टेस्ट एनाइन में अगर आप कर लोगे तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। जैसे आप एक काम करो, आप बेटा कार्बोनेट वाले टेस्ट ओपन करो। मैं नहीं देख रहा हूँ फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा सारे। कार्बोनेट का आप ओपन करो एक बार, कार्बोनेट वाला आप ओपन करो, कार्बोनेट के टेस्ट है। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। कोई एक लोग बताओ, कार्बोनेट में बेटा कौन सी रिएक्शन दी है सबसे पहले? सेक्शन सी में चले जाओ, डाइल्यूट एसिड ग्रुप, सेक्शन सी ओपन करो थ्योरी का। उसमें पहला रेडिकल होगा कार्बोनेट। हाँ सर। हाँ, तो उसमें बताओ पहला रिएक्शन कौन सा? सर डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी कार्बोनेट है उसमें अगर आप डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो कौन सा गैस देगा? कलरलेस अडरलेस गैस मिलेगा। उसके बाद इसको लाइम वाटर और वारेटा वाटर में डाला होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के कांटेक्ट में अगर आएगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट पीपीटी। इसको बोल देते हैं कि लाइम वाटर मिल्की हो गया। वारेटा वाटर CO2 के कांटेक्ट में आके क्या बना लेगा? BaCO3 का व्हाइट पीपीटी। तो लाइम वाटर और वारेटा वाटर दोनों मिल्की हो जाते हैं, और अगर वो कलरलेस अडरलेस गैस है तो कार्बोनेट वहां कंफर्म हो जाएगा। और कौन सी रिएक्शन है? नेक्स्ट रिएक्शन बताओ बेटा। मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का रिएक्शन उसमें नोट्स में गलत दिया हुआ है। देखो ये मैंने बताया था, पंडित जानकी दास कॉपर मांगे हैं, ये बताया था बेटा। इसमें अगर ये सब एक्वस है, ये सब वाटर सॉल्युबल सॉल्ट अगर इनके लिए आपने बेटा, याद आ रही है ये बात आपको? और इसमें अगर Na2CO3 एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया है तो याद है आपको क्या बना था? पीपीटी ऑफ बेसिक कार्बोनेट्स। ये मैंने बताया या नहीं बताया आप लोग के बैच में? बताया ना। और प्लस ये भी बताया होगा इनमें बेसिक कार्बोनेट बनेगा, और ये भी बताया होगा फेंक कर आलू, इनमें किसका पीपीटी बनेगा? पीपीटी ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। ये भी बताया होगा बेटा, बोलो। हाँ सर। और इसको अगर मैं कैटेगरी ए बोलूं और इसको अगर मैं कैटेगरी बी बोलूं, ठीक है, तो कैटेगरी सी क्या हो जाएगा? ऑल मेटल एक्सेप्ट कैटेगरी ए एंड बी। किसका पीपीटी देंगे? मेटल कार्बोनेट का पीपीटी, अगर उनका पीपीटी है तो, है ना। तो एल्कली मेटल और अमोनियम को छोड़ के बाकी सब कार्बोनेट का पीपीटी होता है, तो फिर कार्बोनेट का पीपीटी। और बताओ बेटा, आगे Hg वाला रिएक्शन दिया होगा तो वो ऐसा कुछ लिखा होगा, देखो 3HgO डॉट HgCO3 कुछ ऐसा लिखा ना। तो Hg4C कुछ ऐसे O6 ऐसे कुछ लिखा गया। एक रिएक्शन लिखा है ना Hg2+ वाला। देखो आगे। हाँ सर, Hg4O3.CO3 लिखा है। क्या लिखा है? Hg
4O3 Hg4O3 dot CO3 CO3 whole thrice नहीं डॉट CO3 है 3CO3 डॉट सर सर Hg4O3.CO3 ये ना, हाँ तो ठीक है Hg4, हाँ तो Hg4O3 यही है ना। इसका कलर क्या होता है? ब्राउन कलर होगा इसका। कलर क्या है पीपीटी का? हाँ सर रेडिश ब्राउन दिया है। हाँ रेडिश ब्राउन। और इसमें बेटा ग्रीन पीपीटी बनता है ना, ये मालूम है आप लोग को। इसमें ग्रीन पीपीटी बना था, इसमें ब्राउन बना था, और ये सब व्हाइट बनते हैं। व्हाइट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इस तरीके से इनका रिएक्शंस पढ़ना है। एक बार आप देख लो, आप रिएक्शंस पढ़ लेना, आपको 90% रिएक्शन सेम मिलेंगे। कार्बोनेट, सल्फाइड, SO3, एसीटेट, ठीक है, और नाइट्राइड। पहले में आपको ये 5 पढ़ने हैं, दूसरे में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ठीक है, और ऑक्सलेट। तो 5 और 5 10, और इसमें आप बोरेट पढ़ लेना और फॉस्फेट पढ़ लेना, बिकॉज सल्फेट में पढ़ा चुका हूँ और फ्लोराइड पढ़ने की जरूरत है। इनके बेटा जो 7 7 8 8 10 10 रिएक्शंस दी हैं, उनका एक मैपिंग कर लेना। आपको सब कुछ पता होगा, पता है तो अच्छी बात, रिवीजन हो गया, और अगर नहीं पता है तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। बेटा समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, जैसे मोस्टली मैंने आपको क्लोराइड का एक बहुत जबरदस्त टेस्ट आपको बता दिया है। कौन सा? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। यस और नो? हाँ सर। नाइट्रेट का मैंने आपको एक टेस्ट बता दिया है, ब्राउन रिंग टेस्ट। नाइट्राइट का मैंने एक टेस्ट आपको बताया है, ब्राउन रिंग टेस्ट। बोरेट का मैंने एक आपको टेस्ट बताया था, याद है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इथाइल अल्कोहल डालने पर जो वेपर्स, जो कलरलेस वेपर्स निकलती हैं, वो जब जलती हैं तो ग्रीन फ्लेम से जलती हैं। बताया था ना बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गया सॉल्ट एनालिसिस का आपको मैपिंग कैसे करना है। यस सर। दिस इज व्हाट व्हिच इज इन सिलेबस। और बहुत ज्यादा इसमें आपको ऐसी बातें कभी एग्जाम में नहीं आती हैं, क्योंकि यही भारी पड़ता है, बच्चों को पता ही नहीं रहता पढ़ना क्या है। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब देखो यहाँ पे थायोसल्फेट इसलिए छोड़ा है क्योंकि थायोसल्फेट अपन अलग से कर चुके हैं, याद है? थायोसल्फेट मैंने आपको अलग से करा दिया पूरा। थायोसल्फेट Na2S2O3 की अपन सारे रिएक्शन कर चुके हैं ना बेटा? हाँ सर। है ना? तो थायोसल्फेट की रिएक्शंस यहाँ नहीं दी होंगी। थायोसल्फेट की रिएक्शंस अगर आपको चाहिए तो पी ब्लॉक में सल्फर फैमिली में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इतनी बात क्लियर है? इस तरीके से मैपिंग करनी रहती है। तो अभी आपका आज का जो होमवर्क है वो ये है, समझ गए सब लोग? जो मैंने नोट्स भेजे हैं उनसे आप इनका 10-10 रिएक्शंस कम से कम, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है कि आपको कौन से नहीं पता होंगे, ठीक है? तो एक बार इनको प्लीज पढ़ लेना। बहुत सारी रिएक्शंस होंगी जो आपको पता होंगी, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं सीखोगे, ठीक है? तो इसमें आप 2 से 3 घंटा अगर दोगे तो ये हमेशा के लिए आपका चैप्टर सही हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये बेटा 3 कंपाउंड है, इसको आप ए बोल दो, इसको बी बोल दो,
अब इसको सी बोल दो, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नो तुम्हारा ए सी बी, मतलब ए बेस्ट है, उसके बाद सी, उसके बाद बी। हाँ इसको सर। एक्सप्लेन करो एक बार। सर हमने कंपाउंड ए देखा था, तब वो मेजरली कीटो फॉर्म में था। हाँ तो अगर उसे मेजर, नहीं 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 नहीं, तुमने तुमने गलत समझ लिया। मैंने ये बोला था कि दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद कीटो, बट इसका जो इनॉल परसेंटेज है वो उतना नहीं है जितना मोनो और डाई ऑल में होता है। मैंने कंपैरेबल बताया, मैंने ये नहीं बताया कि ये ज्यादा है या इसका कीटो ज्यादा है। ओके सर। यार इस एसिडिक स्ट्रेंथ में कीटो फॉर्म से क्या मतलब? ये तो ये बनाएगा ना। इसका माइनस आई लगेगा इस नेगेटिव चार्ज में, इसका माइनस आई, और ये रेजोनेंस लुक लाइक। क्लियर है? यस सर। और इसमें क्या होगा? नो डिलोकलाइजेशन। इसमें भी क्या होगा? नो डिलोकलाइजेशन। तो ये बताओ कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा? बोलो बेटा। बोलो यार, ऑब्वियस सी बात है ये वाला ना। और सुनो, जो फिनॉल्स होते हैं उनका पीके कितना होता है? 10 के आसपास। अल्कोहल्स का पीके कितना होता है? 16 के आसपास। मतलब जो अल्कोहल्स होते हैं वो 10 टू दी पावर 6 टाइम्स वीकर होते हैं किससे? फिनॉल से। ये आइडिया होगा ना आपको? हाँ सर। तो इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस है, तो ये रेजोनेंस एक ठीक ठाक स्टेबलाइज इसको कर रहा होगा, बिकॉज नॉर्मल अल्कोहल और फिनॉल में काफी ज्यादा 1 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं फिनॉल। तो अब इसमें बेटा, इसमें तो मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए कि जो बेस्ट है वो ए है। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। किसी को डाउट है क्या? नो सर। अब इसमें जो सबसे बढ़िया बात है वो है बी और सी में। साइक्लोहेक्सेन का कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है? चेयर फॉर्म। बोलो बेटा। और मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर 1,3 पे सिस है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अगर तीनों में, है ना, उनका ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। बोलो। अब अगर बेटा ये H लूज कर देगा तो ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? बोलो बताओ बेटा। हाँ सर। तो अब बताओ, आप बोलोगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पहले भी थी जब ये OH था, तो बताओ वो ज्यादा पावरफुल है या ये ज्यादा पावरफुल है? मतलब आफ्टर लूजिंग H प्लस ज्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाँ सर। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये O माइनस है, ये OH है, बट एक OH तो ऐसे जाएगा इसका इक्वेटोरियल को, बिकॉज वी विल हैव टू मेक ट्रांस। चेक करो,
इसमें लूज करने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो बताओ किसमें ज्यादा सुंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? किसमें नेगेटिव चार्ज या फॉर्म्ड कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल? अरे बी में ना। हाँ इसका जो सही आंसर होगा वो ए बेस्ट होगा, फिर बी, फिर सी। ये क्वेश्चन बेटा समझ आ गया सबको? इसमें बच्चे क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये सर OH है और तीनों OH सेम साइड है तो ज्यादा माइनस आई, वो सब फालतू लॉजिक है यार। इंडक्टिव इफेक्ट है, सेम साइड होने से कैसे बढ़ेगा घटेगा, बिल्कुल बिल्कुल फालतू लॉजिक होता है वो। बस बच्चों का कई बार आंसर मैच कर जाता है, कई बार। यहाँ देखो क्रिस्टल एंड क्लियर, देखो कॉन्सेप्ट होता क्या है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज, अगर कोई कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन लूज करने के बाद ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाए हाइड्रोजन से, ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाए हाइड्रोजन से, तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है। बेटा क्लियर है ये बात? बोलो, किसी को कोई तकलीफ इसमें, इस क्वेश्चन नंबर 1 में? नो सर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। Now this is A, this is B, this is C. बताओ इनके K का ऑर्डर क्या होगा? देखो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार ध्यान से। देखो बेटा सुनो ध्यान से, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये अभी अपना थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच COOH और CH3COOH, तो इनमें ये ज्यादा अच्छे एसिड होते हैं। ये अभी मैं बताऊंगा, जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है वो यही है, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, बट यहाँ तो स्टोरी अलग है। ये लोन क्या इस पूरी रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये रिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गई तो ये बनने वाले एनाइन को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज। बोलो बेटा, ये रिंग बनने वाले एनाइन को डीस्टेबलाइज करेगा ना। और यहाँ पे ये सब क्या है, माइनस आई, ये क्या है, माइनस आई। ये बनने वाले एनाइन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज। ये क्या करेगा, स्टेबलाइज। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि ड्यू टू दिस प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, है ना, ए लीस्ट हो जाएगा। बेटा यहाँ तक सबको, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। Due to this plus M effect, this benzene ring will become electron rich, highly electron rich. And अगर ये highly electron rich है तो ये इस negative charge को destabilize करेगा ना। बोलो बेटा। हाँ सर। अब देखो 1 और 4 पोजीशन पर ग्रुप है यहाँ पे। अब 1 और 4 पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो we cannot compare with chair form, बट कोई बात नहीं, चेयर फॉर्म नहीं है तो आप बोट फॉर्म से देख लो। मतलब वी कैन नॉट डिफरेंशिएट विद चेयर फॉर्म बिकॉज वो तो दूर दूर जा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, जब आपका सिस होगा, सिस में ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यस और नो? सिस में ये ऐसे, ये ऐसे CO- और यहाँ OH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा।
बोलो बेटा, ये जो फ्लैग पोल बॉन्ड होते हैं वो टिल्ट हो जाएंगे ना ऐसे, हाँ सर। तो ये सिस है, सिस में ये बेहतर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट ये COOH और ये OH अपोजिट जाएंगे तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, इसमें भी जो सिस वाला है उसकी बोट फॉर्म में मोर स्टेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और सॉरी बी सिस है और ये ट्रांस है, ठीक है। तो इसकी जो बोट फॉर्म है उसमें क्या है, H बॉन्डिंग, इसकी जो बोट फॉर्म है उसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नॉर्मली ये दोनों तो बेस्ट थे ही, ये सबसे बेकार होगी। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। किसी कोई तकलीफ हो तो पूछो। अब करो क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, K का ऑर्डर बता दो। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आप लोग ने सही भेजा है, ABC। अब एक्सप्लेन कोई करो एक लोग। देखो, एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ का बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है इनका गूगल करके K वैल्यू चेक कर लो, बट वो तो अपन कर नहीं पाएंगे जेई में। तो जेई में अपन को कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई फैक्टर होना चाहिए जिससे हम क्लियरली बोल पाए। तो क्या फैक्टर आएगा बताओ? कोई बताएगा? इसमें देखो नेगेटिव चार्ज क्या बना, देखो ये तो सब में सेम है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पे डिलोक्लाइजेशन। जो डिफरेंशिएटिंग ग्रुप है बेटा वो यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कार्बन का तो हम मानते हैं कोई इफेक्ट नहीं होता है। पीएच यहाँ पे दो इफेक्ट लगाएगा, एक तो -I इफेक्ट और एक +M इफेक्ट, बट ओवरऑल डोमिनेटिंग कौन सा होता है, +M। इसमें ये लगाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन एंड +I। बोलो, तो ओवरऑल हाँ सर। ये 100% श्योर है इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ओवरऑल इट इज आल्सो अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब सुनो बेटा ध्यान से, यहां पर हमेशा याद रखना ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ओवरऑल, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, बट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ओवरऑल अल्काइल ग्रुप ज्यादा होता है। क्यों? इसके दोनों प्लस वाले हैं, इसमें एक प्लस है एक माइनस है, तो ओवरऑल ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, ये चीज आप याद रखना। अदरवाइज अगर आपने देखा कि इसका +M ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आप समझ जाओगे विच फैक्टर इज मोर डोमिनेटिंग, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो फिर आपका आंसर रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी कहो, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो ABC इस तरीके से है, एंड हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, पीएच का स्लाइटली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इसका होगा स्लाइटली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, बट ये थोड़ा सा फिनाइल से ज्यादा होगा। इसलिए ये याद रखना, जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है
या जो फॉर्मिक एसिड है उनमें फॉर्मिक एसिड सबसे अच्छा होता है, देन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, देन बट इनका जो बेटा डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस वैसा नहीं है बेटा जो फिनॉल और अल्कोहल में था। ये मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल नया होगा। इफ डिफरेंस in pK is of RCOOH and PHCOOH is X and या यहाँ CH3 ले लो या बेंजीन ले लो, and difference in pK of phenol and C2H5OH and phenol is Y. What is the relation in X and Y? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन दोनों में ये ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब इसका पीके क्या होगा कम, इसका पीके क्या होगा ज्यादा, बट ये जो डिफरेंस होता है ये बहुत कम होता है। दिस डिफरेंस इज वेरी लेस, मतलब एक्स और वाई में वाई काफी बड़ा होगा। इसका पीके बेटा होता है 4.74, इसका पीके 3 के आसपास होता है, सो डिफरेंस इज 1 और 2। इसमें जो डिफरेंस होगा वो इसका मैंने कितना बताया, फिनॉल का 10 और अल्कोहल का कितना होता है 16, सो हेयर डिफरेंस इन पीके इज 6। ऐसा क्वेश्चन जेई में आ सकता है, बिल्कुल नया। तो मैंने क्या वो क्वेश्चन क्यों लिया, बिकॉज जब फिनॉल था तो वो नॉर्मल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो भी गई ना अगर, तब भी नॉर्मल अल्कोहल उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, जबकि बेंजोइक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से, मतलब जो नॉर्मल इसमें बेटा डिफरेंस इनमें कम था, इनमें डिफरेंस कम होने की वजह से दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर इज मोर डोमिनेटिंग, प्लस इसका प्लस एम भी हो गया। क्लियर है बेटा ये बात? तो यहाँ तक कोई तकलीफ? सर वो हाइपर कंजुगेशन वाला बताओ ना। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है ना CH3 और CO के बीच में, से अल्फा H अगर पाई स्टार बॉन्ड होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन करता है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, K1 of maleic acid, K2 of maleic acid, maleic acid ये होता है, इसको क्या बोलते हैं तो maleic acid, ठीक है। तो K1 maleic का, K2 maleic का, ठीक है। K1 maleic, K2 maleic एंड K1 फ्यूमेरिक, फ्यूमेरिक ये होता है, और K2 फ्यूमेरिक, इनमें आपस में अरेंज करना है ऑर्डर। क्या आंसर होगा के का? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हो सकता है ये आप लोग ने करा हो, जेई में आया हुआ।
नहीं, इन चारों को एक साथ ऑर्डर में बताना है बेटा, इंडिविजुअली नहीं। अच्छा सर, समझा। देखो जरा, देखो इसमें तो कोई डाउट है नहीं हम लोग को कि K1 किसी का भी हो, ठीक है, वो K2 से तो ज्यादा ही होगा। ये अग्री करते हो? किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड का K1 हमेशा ज्यादा होता है K2 से। और मैलेक और फॉर्मिक में अगर आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो ये तो बेटा कभी नहीं होगा कि उनका K1 कम हो जाए किसी से भी K2 से, ये तो कभी नहीं होगा। तो डेफिनेटली दो जो हाईएस्ट होंगे वो होंगे K1 मैलेक एंड K1 फ्यूमेरिक। बेटा ये बात तो सही है। और जो दो कम होंगे वो होगा K2 फ्यूमेरिक एंड K2 मैलेक। बेटा इसमें कोई तकलीफ किसी को? इसमें किसी को कोई तकलीफ? बिकॉज उनके कार्बन स्केलेटन सेम है, नंबर ऑफ ग्रुप सेम है, सब कुछ सेम है, तो उनका जो K1 होगा वो डेफिनेटली हायर होगा K2 से। हाँ सर। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अगर K1 आपको डिसाइड करना है मैलेट का, तो अभी देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है। अभी अगर आप देखोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना मैलेट में। लेकिन लेकिन H प्लस लूज करने के बाद बहुत जबरदस्त होगी। H प्लस लूज करने के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो बहुत शानदार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि चार्जेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत जबरदस्त होती है। बोलो बेटा। और जो कि यस सर। मिसिंग होगा फ्यूमेरिक में। ऐसा होगा क्या बेटा, फ्यूमेरिक अपना एक H प्लस लूज करे और वो नेगेटिव चार्ज जबरदस्त तरीके से हाइड्रोजन स्टेबलाइज हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ऐसा तो नहीं होगा। इन दोनों में तो ये एरो आएगा। बोलो बेटा। यस सर। तो अब अगर आप देखोगे तो जिन रीजन की वजह से K1 स्टेबलाइज हुआ था उसी रीजन की वजह से K2 डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अब आप देखो, जो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, अब अगर K2 देखना है तो आपको ये H निकालना है, एंड दिस H इज स्ट्रांगली बॉन्डेड विद O माइनस। तो बताओ ये निकालना इजी होगा या फ्यूमेरिक का फ्री वाला H निकालना इजी होगा? When we will talk about second one, when we will talk about the second hydrogen, तो दिस हाइड्रोजन इज स्ट्रांगली बॉन्डेड नाउ एंड दिस हाइड्रोजन इज फ्री, तो यहाँ पे फ्यूमेरिक ज्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप ऑर्डर देखोगे तो K1 मैलेक, फिर Ka1 फ्यूमेरिक, उसके बाद Ka2 फ्यूमेरिक, और उसके बाद क्या आएगा K2 मैलेक। बेटा ये बात सबको समझ आ गई? बोलो। यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये ए है और ये बी है, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। ये सी है, ये डी है।
बिल्कुल सही आंसर दिया। देखो अब यहाँ देखो, ये जो ये तो जबरदस्त प्लस एम लगाएगा बेटा, यस और नो? ये तो दोनों तरफ से प्लस एम लगा रहा है, वो भी बहुत जबरदस्त। तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इस हाइड्रोजन की, ये तो बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाएगी। ये एग्री करते हो? हाँ सर। है ना? और इसमें बेटा एक तरफ से प्लस एम है। अब समझना ध्यान से। और इसमें अब पीएच का डोनेटिंग पावर और CH3 का डोनेटिंग पावर बताओ किसका ज्यादा होता है ओवरऑल? बोलो बेटा। CH3 इज मोर डोनेटिंग सर ना अभी तो CH3। तो अब सबसे शानदार, सबसे ज्यादा खतरनाक डोनेटिंग कौन है? ए। तो ए तो सबसे बेकार एसिड हो गया। फिर क्या होगा? C। उसके बाद क्या होगा? B। और उसके बाद क्या होगा? D। ये बात समझ गए बेटा सब लोग? यस ये सर। कितने लोग को समझ आ गया? अरे सेम बात अपन ने देखा बेटा टॉटोमेरेज में, याद आ रहा है? हाँ सर। When we will put both side pH तो और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा as compared to 2-methyl। हाँ सर। क्लियर है? तो एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं था, ठीक है? एक्चुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसका तो आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या आएगा? डी सबसे बेकार, फिर C, फिर B, सर A सबसे बेकार। हाँ A, और सबसे अच्छा हो जाएगा D। दिस इज द आंसर। यस सर। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये है। ये वही 1,3 डाई कीटोन है। ये 1,3 डाई कीटोन है, ये 1,3 डाई एस्टर है। Now this is A and this is B. What will be the order of A? देखो बेटा सुनो, प्रणव क्या बता रहे हैं बोलो। सर A ग्रेटर देन B। A greater than B। करेक्ट आंसर इज B is extremely greater than A। मतलब देखो हल्का फुल्का ज्यादा हो वो तो ठीक है, लेकिन B बहुत ज्यादा होता है। देखो बेटा आप समझ। सर आपका अच्छा आप एक काम करना, आप एक
टर्म एक आप सर्च करना, मतलब आप इसका रिसर्च कर सकते हो, एक्सेप्शनल एसिडिक बिहेवियर ऑफ मेल्ड्रम एसिड, इसका नेम होता है मेल्ड्रम एसिड। देखो एक्चुअली में बेटा होता क्या है, जो चीज अपन ने अभी देखी ना कि 1,3 साइक्लिक, सॉरी यहां देखो बेटा 1,3 डाई कीटोन्स असाइक्लिक वाला, इट्स मच मोर बेटर देन एस्टर, यस और नो, ये चीज तो अपन ने कंक्लूड करी यहां से। हाँ सर। नॉट ट्रू इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। एक्चुअली में साइक्लिक कीटोन में मैं आपको इसमें बहुत ज्यादा जो एक्चुअल रीजन है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो कोई अपन से पूछेगा भी नहीं, बट मैं आपको एक हल्का सा जो क्रिप्स है उसका वो दे देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, जब साइक्लिक रिंग बन जाती है, ठीक है, तो उनका जो ओरिएंटेशन होता है, पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर अपन से ये क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है बात? मतलब साइक्लिक 1,3 डाई कीटोन, अब अगर आप नंबर ऑफ कार्बन वगैरह काउंट कर लोगे, ठीक है, तो फिर एक अलग बात है, फिर तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जो साइक्लिक डाई कीटोन होते हैं और जो असाइक्लिक डाई कीटोन होते हैं, उसमें साइक्लिक डाई कीटोन का जो पीके है वो काफी ज्यादा होता है। एक तो ये बात आपको याद रखना है, उसके पीछे रीजन होता है कि ये जो रेजोनेंस होता है ना बेटा, जब ये रेजोनेंस होगा यहाँ और यहाँ, इन केस ऑफ साइक्लिक थिंग्स ये रिजिड है, तो इनका जो प्रेफरेंशियल ओरिएंटेशन है वो हमेशा फिक्स रहता है। जब फिक्स रहता है तो फिर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन का इफेक्टिवनेस ज्यादा होता है। तो एक चीज तो आपको ये कंक्लूड करनी है और ये इनफैक्ट याद रखनी है कि जो 1,3 डाई कीटोन होते हैं असाइक्लिक और 1,3 डाई कीटोन साइक्लिक, उनमें कौन सा बेहतर होगा? साइक्लिक। अब अगर आप दोनों एस्टर ले लो, 1,3 डाई एस्टर असाइक्लिक, 1,3 डाई एस्टर साइक्लिक और एक असाइक्लिक, देन ऑब्वियस सी बात है साइक्लिक वर्सेस असाइक्लिक, साइक्लिक विल डोमिनेट। ये फंडा क्लियर है बेटा? बोलो सर 1,3 डायस्टर के लिए। हाँ, 1,3 डाई एस्टर साइक्लिक वर्सेस 1,3 डाई एस्टर असाइक्लिक, उसमें तो साइक्लिक ही जीतेगा ना। बोलो, अरे हमेशा साइक्लिक अच्छा होगा ना, मैं ये बोल रहा हूं। हाँ सर। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इन चारों को अगर साथ में कंक्लूड करें, नाउ दिस इज ए, बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, यही बात करनी है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ए क्या है, बी क्या है, बी और सी में कौन बेहतर होगा? सी। बी और सी में सी बेहतर होगा बेटा। साइक्लिक वर्सेस असाइक्लिक, अरे बोलो यार। हाँ सर। और ए वर्सेस डी कौन बेहतर होगा? डी। हाँ। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन ये था सी और डी में कौन अच्छा होगा, ए और बी में कौन अच्छा होगा? ए और बी में तो हो गया ना। अब ए और बी में हमें मालूम है, ए और बी में क्या आंसर आया था बताओ? बी इज ग्रेटर देन ए। बोलो। हाँ सर। सी और डी में क्या बेहतर है? ये एक्सेप्शनल है। इसका जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा वो सरप्राइजिंग है, डी सबसे अच्छा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना, जेईई में सारे बच्चे गलत कर देंगे। हाँ, अगर उन्होंने सेम आर्टिकल पढ़ा हुआ है तो फिर तो वो सही हो जाएगा। अब समझो ध्यान से क्या गड़बड़ होता है इसमें। एक्चुअली में इन केस ऑफ, बेसिकली देखो बेटा, आपको ये तीन समझ आ गए होंगे, ये तीन समझना कठिन नहीं है। बोलो, मेन इशू है इस वाले में। ये बात मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, पहले तो ये बताओ।
हाँ सर। अब देखो होता क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज ऑक्सीजन, अभी देखो साइक्लिक वर्सेस असाइक्लिक में क्या लॉजिक है कि भाई जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है उसका प्रेफरेंशियल जो डीलोकलाइजेशन होता है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन वो और जबरदस्त बढ़ जाता है। मैं बता रहा हूँ इसका पीके 6-7 के आसपास आ जाता है। एक बार गूगल करो आप, पीके ऑफ मेल्ड्रम एसिड। तो 5 आता है। हाँ अब आप देखो 5 आ गया पीके। अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग होता है, मतलब जबरदस्त हो गया यार ये। और इनका पीके अगर आप देखोगे, इसका पीके 10 के आसपास आएगा, इसका पीके 13-14 के आसपास आएगा, ठीक है, और इसका पीके तो यार 22-24 के आसपास आएगा। तो एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है कि मैंने पॉइंट में डिफरेंशिएट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया हो। होता क्या है कि इस ऑक्सीजन की वजह से, सीओ पे जो उनका जो ओरिएंटेशन आ जाता है ना, वो बिल्कुल ऑर्बिटल के सामने आ जाता है। और यहाँ पे जो ओरिएंटेशन आता है, यहाँ पे कार्बन है, दिस इज sp3, दिस इज sp3, इनकी वजह से यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज आता है उसका देखो उसका ओरिएंटेशन सीओ से मैच तो करता है, बट यहाँ पे वो बहुत जबरदस्त तरीके से मैच करने लगता है और जो कॉन्जुगेशन है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। तो एक हिसाब से ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हो गया यहाँ पे। जो चीज अपन को समझ रहे ऑक्सीजन में असाइक्लिक केस में डीस्टेबलाइज कर रहा था, अपन ये सोच रहे थे वो बहुत बेकार है, जबकि वही देखो कितना अच्छा हो गया। ये ऑक्सीजन इस सीओ का ओरिएंटेशन को देखो, रेजोनेंस तो ये करेगा, बट इस रेजोनेंस करने की वजह से, इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से उनका जो ओरिएंटेशन है वो परफेक्टली इस तरीके का आ जाता है। और साइक्लिक कीटोन के केस में ऐसा ही होगा, बट उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप सीधे सीधे याद रखना। अब मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं। अगर आपको इन 4 में डिस्कस करना है, 1,3 डाइकीटोन, 1,3 साइक्लिक डाइकीटोन, 1,3 असाइक्लिक डाइकीटोन, 1,3 डाइएस्टर असाइक्लिक एंड 1,3 डाइएस्टर साइक्लिक, बेस्ट हो जाएगा 1,3 डाइएस्टर साइक्लिक, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों कीटोन और लास्ट में आपका असाइक्लिक, मतलब एस्टर से शुरू होगा, एस्टर पे खत्म होगा। समझ आ गई बेटा? बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये आ जाएगा तो फिर आप निश्चित रूप से उस दिन मुझे याद करोगे। ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं बता रहा हूँ कि ये सारे बच्चे सही करेंगे, मतलब वो कॉन्फिडेंटली गलत करेंगे, इसमें तो कोई सोचेगा ही नहीं कि कुछ हो भी सकता है। तो आप ये आर्टिकल पढ़ लेना, इस पर बहुत रिसर्च हुई है, ठीक है। और मैंने आपको उस रिसर्च का जो उनका पूरा 4-5-10 पेज में जो कहने का मतलब है वो मैंने आपको बता दिया। फाइनली वो जो भी फैक्टर देखें, कैसा भी उन्होंने बात करा हो, उसका जो मेन की पॉइंट है वो ये है कि जो बनने वाला नेगेटिव चार्ज है उसका जो सीओ पे डिलोकलाइजेशन होगा उसका इफेक्टिवनेस ज्यादा होता है। सो दिस इज द बॉटम लाइन। और अपन से कोई नहीं पूछने वाला इसका रीजन। बेटा बात समझ आ गई? सर हाँ डी में अगर 2 ऑक्सीजन की जगह 1 ऑक्सीजन कर देंगे और उसको सी के साथ कंपेयर करेंगे तो बेटा देखो फिर वो डिसिमेट्रिक हो जाएगा, फिर उसका डेटा अपने पास अवेलेबल होना चाहिए। बात समझ आ रही ना? मैं ऐसे यार कोई मैं अपने से क्वेश्चन बना के हवा में तो बात कर नहीं रहा हूँ, समझ रहे हैं? मेरे पास हाँ डेटा, इसका डेटा मार्केट में अवेलेबल है, इसका अवेलेबल है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है एक ऑक्सीजन आएगा तो होगा, बट इस साइड डिसिमेट्री रहेगी। अब दैट इज बिकॉज ऑफ डिसिमेट्रिक फैक्टर की वजह से कितना कम होगा और उससे कितना बढ़ेगा, आई कैन नॉट कमेंट वो एग्जैक्टली इनके बीच में होगा या इसके बाहर निकल जाएगा। बट आई एम 200% श्योर जो मैंने सी और डी दिया है उसमें डी का पक्का ज्यादा होगा। यस सर। कोई ऐसी मैथमेटिकल बात नहीं है ना बेटा कि 2 ऑक्सीजन है तो इतना कम हो गया, तो 1 ऑक्सीजन होगा तो इतना कम हो जाएगा। वी कैन नॉट कमेंट जब तक हमें डेटा नहीं पता होगा। क्लियर है ना? सर वो ओरिएंटेशन का एक बार फिर से बता सकते हो प्लीज? बेटा देखो जो आप ऐसा क्यों बोलते हो कि डाइकीटोन 1,3 डाइकीटोन ज्यादा अच्छे एसिड्स हैं? आप क्यों बोलते हो बताओ? 1,3 डाइकीटोन? Why it is acids or we can consider it as a acid? जबकि सर इसमें क्योंकि वो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप होता है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है नेगेटिव चार्ज।
अब बताओ बेटा रेजोनेंस होने की क्या कंडीशन होती है? जो नेगेटिव चार्ज है वो लो लाइंग पाई ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होना चाहिए। हाँ सर। अब अगर मान लो कोई डीलोकलाइजेशन ही इफेक्टिव हो गया किसी ओरिएंटेशन की वजह से, प्रेफर्ड ओरिएंटेशन की वजह से उसका डीलोकलाइजेशन का एक्सटेंट ही बढ़ गया, तो स्टेबलाइजेशन बढ़ जाएगा। हाँ सर। तो साइक्लिक वर्सेस असाइक्लिक में जो ओरिएंटेशन होता है वो किसका ज्यादा अच्छा होता है? ऑब्वियस सी बात है हाँ सर, साइक्लिक, साइक्लिक। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसमें, रिजिड है, जो ओरिएंटेशन जैसे हैं वो वैसे ही है ना? तो साइक्लिक वर्सेस असाइक्लिक में कौन जीतेगा? साइक्लिक। क्लियर है? अब अगर मान लो आप साइक्लिक एस्टर देखते हो तो उसका प्रिफर्ड ओरिएंटेशन और अच्छा हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। प्रिफर्ड हाँ सर, ओरिएंटेशन समझा। तो मिक्सिंग के बाद बेटा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उस पर डिपेंड करेगा ना वो कैसा दिखेगा। तो कीटोन के केस में जो मिक्सिंग होगा वो कार्बन कार्बन का होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन का जो बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसका ओरिएंटेशन इसके साथ क्या होता होगा? ज्यादा प्रेफर्ड होता होगा रेजोनेंस के लिए, यस सर। है ना? तो जो लॉजिक है बेटा वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है? जेरी मार्स वगैरह में ये 2 पेज में लिखा हुआ है, एंड 2 पेज में भी उसने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है? तो बट ये आपको पता है कि इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है, तो फिर आपका काम हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर। इनका एसिडिक स्टैंड का ऑर्डर बताओ। बेटा इन दोनों का एक बार डेटा गूगल करो। गूगल किया किसी ने डेटा? दिस इज पिक्रिक एसिड। सर पिक्रिक एसिड का Ka दिया हुआ है। के हाफ या पीके हाफ? सर वहाँ उन्होंने एसिडिटी कांस्टेंट बोला है लेकिन शायद Pk होगा।
हाँ और इसका सर पीके 0.3 है सर, और के हाफ करेक्ट है सर। के हाफ होगा तो पीके 0.3 होगा। ये 0.3 आ रहा है ना। हाँ सर। ठीक। और इसका सर वो इस लिस्ट में नहीं है, मैं आगे सर्च करता हूँ। हाँ लेकिन जिस भी लिस्ट में देखो तो दोनों एक जगह देखना। ऐसा कभी मत करा करो बेटा कि एक एक लिस्ट में देख लिया और दूसरा दूसरी लिस्ट में, समझ रहे? मतलब हाँ एक सर। सेम लिस्ट में देखा करो, सेम कंडीशंस पे। क्योंकि कौन सा सबसे, देखो इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ये ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये वाला जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है ये SIR करके रोटेट हो जाता है प्लेन से, बिकॉज ये बल्कि ग्रुप है। OH छोटा ग्रुप है, OH वैसे ही रहेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ तो डिलोकलाइज होगा, ठीक है। और साइनाइड छोटा ग्रुप होता है जिसमें SIR नहीं होता है, तो यहाँ पे भले ही कंप्रोमाइजिंग -m है बट है तो तीनों जगह ना, है ना। तो दिस कैन बी द लॉजिक। तो के लिए ये एक बार आप चेक कर लेना इसका डेटा, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको शेयर कर दूंगा इसका डेटा, ठीक है। ये बात समझ आई? अगर ये SIR होके ये प्लेन परपेंडिकुलर आ गया तो फिर तो ये सिर्फ -i लगा पाएगा और ये -m दोनों लगाएगा, और यहाँ पे अभी ये -m एज वेल एज -i। ये बात सही है बेटा कि NO2 का -m ज्यादा होता है, बट एक कितना लगा लेगा, 3 के बराबर थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो अगर आपको डेटा इसका अगर ये ज्यादा मिलता है तो दिस विल बी द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, ठीक है। क्लियर है बेटा इतनी बात? बोलो ये बात समझ आई? यस सर। हाँ। और बेटा ये जो होता है ना, दिस इज +1, दिस इज +3, दिस इज +5, ये आपको मालूम होगा कि नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, विच इज नॉट ट्रू ओनली इन दिस केस। होता क्या है, जो ये वाला है H3PO3 वाला और H3PO2 वाले, इनका अगर डेटा देखोगे तो दीज आर कंपेरेबल और ये काफी ज्यादा होते हैं इससे, और इनमें भी अगर डिसीजन लेना हो तो ये हल्का सा ज्यादा होता है, ऐसे लिख सकते हो। अगर आप डेटा देखोगे तो इनमें पॉइंट्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये एक बात ये याद रखना, इन दोनों में फ्लोरीन का -i बहुत ज्यादा होने के बाद भी एसिडिक ये ज्यादा होता है, ये तो मालूम होगा क्यों। हाँ सर। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इन Cl- है ना, वैकेंट d ऑर्बिटल है और हाँ बैक सर। मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये 3 केसेस बेटा ऐसे हैं, ठीक है। और एक केस में और लिख के दे रहा हूं आपको, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक केस ये है, 3 मेंबर्ड रिंग में एसिडिक स्ट्रेंथ, 3 मेंबर्ड रिंग में एक पाई बॉन्ड है, 4 मेंबर्ड रिंग में एक पाई बॉन्ड है और 5 मेंबर्ड रिंग में 2 पाई बॉन्ड है। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। इसका मैं आपको अभी फोटो भेज दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और लिखना होगा, ये क्वेश्चन हम लोग एक तो ये जरूर आप करना, और इनका आई विल सजेस्ट यू कि आप सारा डेटा चेक करके करना। देखो एग्जाम में हमें करना होता है विदाउट डेटा, ठीक है, बट अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप एक बार डेटा जरूर चेक करना। अगेन दिस इज पिक्रिक एसिड और सेम फ्रेम है, बस OH की जगह NO2 है। समझ आया बेटा? तो ये 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये
एक क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और 3 क्वेश्चन ये, इसमें आप तीनों का एक बार डेटा चेक कर लेना, पीके जरूर चेक कर लेना, तो एक फिर अपन को कॉन्फिडेंस आ जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए चीजें याद हो जाती हैं। तो बेसिकली वी आर हैविंग 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन, इन पे आपको रिसर्च करना है, ठीक है, और 2 क्वेश्चन ये, हाँ सर। ठीक है। ये 5 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।